हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, देखो फटाफट, अरे जल्दी बैठो फटाफट देखिए। देखो ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड है। क्या बोला है, गिवन बिलो इट इज द प्लॉट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन यू एक्स। पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ दिया हुआ है ना, प्लॉट किया हुआ है। फॉर ए सिस्टम, कोई सिस्टम होगा, इन विच ए पार्टिकल इज इन वन डायमेंशनल मोशन। एक पार्टिकल जो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है उसकी पोटेंशियल लगातार चेंज हो रही है, ऐसा कुछ ग्राफ में दिया है। वाहिल ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन इट, बिल्कुल कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो ही हम पोटेंशियल की बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल डिस्क्राइब होती है, तो हमने यहाँ इसने बोला भी है कि उस पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स लगता है पोटेंशियल बदलती रहती है। सपोज डेट ई मैकेनिकल, उसकी जो मैकेनिकल कितनी है 8 जूल है। मैकेनिकल क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है जल्दी बोलो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिस्टम इज, इन चार में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पटाख से पहले एक बार ग्राफ देख लो, ये कोई पोजीशन x1 है, ये x2 है, ये x3 x4 है, और मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है, तो 8 जूल ही रहेगी हमेशा, है ना, 8 जूल रहेगी ना। जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, तो हमेशा कितनी रहेगी 8 रहेगी। पहला ऑप्शन 8x ग्रेटर देन x4, x4 से ज्यादा पे काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। x ग्रेटर देन 4 पे क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या, बोलो फटाफट, बिल्कुल रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी टोटल 8 है, पोटेंशियल एनर्जी 6 है, तो 2 हमेशा क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी 6 है तो फिर काइनेटिक एनर्जी 2 रहेगी, और दोनों का सम हमेशा 8 रहेगा, तो सही बात है, ये तो करेक्ट है। क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। x लेस देन x1, x लेस देन x1, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन। काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोवेस्ट स्पीड, क्या सही है क्या गलत है, अब आप ही ढूंढो, एक तो मैंने बता दिया, आप बताओ, देखे ना, x लेस देन x1, काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, है सही है ना, गलत है। उसकी मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है, वही किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, काइनेटिक 0 हो गई तो चल कहाँ रहा है, काइनेटिक 0 हो गई तो चल कहाँ रहा है। हाँ काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट है, मान सकता हूँ 0 कम से कम, लेकिन यहां थोड़ा गड़बड़ बोल दिया भाई, चल कहाँ रहा है, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई। क्लियर है बात, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 0 इस वाले रीजन के लिए। अरे काइनेटिक 0 कब होती है, जब पार्टिकल चलता ही नहीं है, और चलेगा नहीं तो फिर वहां बोल क्यों रहा है स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए 0 स्पीड है, इन द रेस्ट है। x ग्रेटर देन x2, यहां पे, यहां देखना, यहां पे ना, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड पार्टिकल मूविंग द फास्ट, ये बात तो सही है, क्योंकि पार्टिकल यह है तो उसकी पोटेंशियल कितनी है 0, ये पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल 0 है तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, इसका मतलब बहुत तेज दौड़ रहा होगा, तो ये बात सही है, इनकरेक्ट नहीं है। x इक्वल टू x3 पे कह रहा है कि उसकी पोटेंशियल 4 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 रही होगी, तो ये भी सही है, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन था ये, और जिसको आप सही मान रहे थे, इसका आंसर मैंने ऑप्शन इधर भी डाल दिए थे, मैं लगा पता नहीं उधर ऑप्शन दिखेंगे नहीं दिखेंगे, तो यहाँ डाल दिए, क्योंकि फिर इधर चलना पड़ता, फिर इधर चलना पड़ता, तो मैंने कहा वहाँ भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ अपने को दिख गए थे वो ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 1 किलोग्राम पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल कभी वी से यू से रिप्रेजेंट करते रहते हैं, ये आपको पोटेंशियल दी है, और उस पार्टिकल का मास कितना है 1 kg है। ठीक है, ये पोटेंशियल गौर से देख लो क्या दे रखी है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कितना है 2 जूल है, बोलो सही है। देन द मैक्सिमम स्पीड इज, स्पीड मैक्सिमम जब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जरूरत है ना 0 ही हो, गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, देखो मिनिमम होगी, मिनिमम 0 नहीं तो मिनिमम नेगेटिव भी होता है, मिनिमम नेगेटिव होता है ना,
सोचा थोड़ा सही, जीरो जीरो नहीं कह सकते आप, बस मुझे थोड़ा इस फंक्शन देखना पड़ेगा। तुमने जीरो बोला ना, तो इस फंक्शन से पूछो देखे किसकी मिनी वैल्यू जीरो होती है क्या, देखे इस फंक्शन से पूछोगे तो इस फंक्शन की मिनी वैल्यू जीरो है क्या। मैं इस फंक्शन की मिनी वैल्यू भी निकाल के दिखा सकता हूँ, माइनस में भी जाएगी। हाँ मैक्सिमम वैल्यू तुमसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो मैंने तुम्हें बार बार करके जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो ना, तो तुम कहते हो ना कि सर इसका एक बार डिफरेंस करके आप जीरो करते हो, आपको कैसे पता लगेगा मैक्सिमम आएगा मिनिमम। मैंने कहा फंक्शन को देखो एक बार आप, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब जीरो की तरफ आओगे तो जीरो आ रहा है, जीरो से इधर भी आओ माइनस में, माइनस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा ना। तो मुझे लग रहा है कि इसकी पोटेंशियल जीरो तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपने सोचा तो वो जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। जीरो आ रहा तो अच्छी बात है, कौन सा वो बड़ी बात है ना। हम एक बार डिफरेंस करके चेक कर लेते हैं कि इसकी मिनी वैल्यू कितनी आएगी। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इसका du/dx बराबर जीरो करेंगे। क्लियर है? तो करो डिफरेंस फटाफट देंगे। डिफरेंस करने पे कितना आया, 4x³/2 माइनस कितना हो गया 2x/2, सही है। और यहां से देखें हम तो ये आ रहा है सर 2x² = 1। पहले आप x ही लिखना है, इसको क्यूब करके -x बराबर 0, सही है। 2x³ - x/2 डिफरेंशियल वगैरह तो सही किया ना, 4x³ और उधर जाएगा -2। यहां से मैंने x कॉमन लिया, 2x² - 1 = 0। एक तो x की वैल्यू 0 आ रही है और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है ±1/√2। या कहीं मैंने कोई गड़बड़ कर दी, एक बार देख लेना, सही है क्या? अरे ये क्या, एक बार चेक कर लेना। मैंने du/dx किया, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पे 4 था, 4 से 4 कैंसिल हो, वापस कर रहा हूँ, तुमने ध्यान नहीं, मैंने भी ध्यान दे रहा, यस सर भी कर दो। मैं कभी बार यूँ सोचता हूँ कि मैं अकेला ही करता हूँ, तुमको ध्यान भी नहीं देते। हाँ सर सब सही है, मैं चलता हूँ तो सब सही है, बस यहाँ 4 था तो मैंने 4 रखना भूल गया। 4x³ ये होगा, तो यहाँ से कितना आया x³ - x = 0, x कॉमन लिया, x² - 1 = 0 आ गया, तो x = 0, x = ±1, ठीक है। जीरो पे तो जीरो आ रहा है, जीरो पे तो जीरो आ रहा है, +1 और -1 पे, +1 और -1 पे माइनस में आ रहा है, तो इस पे मिनिमम मिलेगा भाई। x = +1 और x = -1 पे पोटेंशियल क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। तो ये लिख लेना ना, x = +1 रखो चाहे -1 रखो, क्योंकि सबको पता है ये इवन टर्म है, इवन टर्म पे हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी। रख दो फटाफट 1 या -1, तो u मिनिमम कितना आ गया बोलो फटाफट, 1/4 माइनस का 1/2, क्या माइनस का 1/4 जूल आ गया क्या? ये मिनिमम पोटेंशियल है ना, हमारा दिमाग कर रहा था जीरो, हमारा दिमाग कर रहा था कि पोटेंशियल मिनिमम जीरो होती होगी, जीरो से कम माइनस भी होता है। अरे अब ये माइनस में हो गई तो मैकेनिकल टोटल कितनी दिए 2 जूल, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 2 माइनस का 1/4 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बोलो फटाफट, कितनी आ गई 9/4 आ रही है क्या, सही है ना, 9/4 जूल आ गए। पूछा क्या था क्वेश्चन में, इस मैक्सिमम स्पीड, तो ये मैक्सिमम है क्योंकि पोटेंशियल मिनिमम है, तो मैं इसको मैक्सिमम लिखूंगा भाई, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, तो 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू कितना 9/4, यहां से कट करो 2, m कितना दिया था 1 किलो, तो v² इक्वल टू 9/2, तो v इक्वल टू कितना हो गया √9/2, तो कितना हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में था, क्या हुआ, अच्छा फाउंडेशन में दिया इसलिए आंसर बैठा हुआ है ना, हाँ। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका जो रिटार्डेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, रिटार्डेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट, चलो भाई ठीक है।
हाँ लॉस तो होगा भाई, ये बात तो सही है ना, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्या करता है? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, तो लॉस भी आएगा। तो वो जो काइनेटिक में लॉस है ना, वो एक्स पे कैसे डिपेंड करेगा? वो जो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? कैसे करोगे बोलो फटाफट? इसी से आगे बढ़े, यहीं से, है ना। ए इक्वल टू क्या, मैं माइनस का के एक्स लिख दूं? जैसा मुझे क्वेश्चन बोला गया ना वैसे वैसे बढ़ रहा हूं मैं आगे, मुझे और कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना सा पता है कि रिटार्डेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। माइनस साइन क्यों लगाया तो समझ में आ गया होगा। एक्सेलेरेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। आगे क्या करें? वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप कुछ चीजें पता लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर? चेंज इन करंट, और चेंज इन करंट जी लॉस ही तो हो गया, वहां से करो। या फिर आप यहां से वेलोसिटी को समझने की कोशिश करो। इसको क्या मैं v dv बाई डी लिख सकता हूं क्या? अरे ये हुआ ना, मैं इसको dv बाई dt नहीं लिखूंगा, मुझे t से कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। मुझे मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी काइनेटिक, उससे मतलब है। तो मैंने कहा भाई इसको यहां पे और क्या लिखें, तो एक बच्चे ने कहा सर v इंटू डी वी इक्व टू आ रहा है माइनस का k इंटू डी एक्स। क्या हुआ? x भी रह गया ना, x भी रह गया, तो कोई बात नहीं, x को यहां लिख लो इस जगह पे, और तो क्या है, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? पहले वेलोसिटी कहीं ना कहीं आपकी, देखो ये लॉस इन करंट जी 4 है डिस्प्लेसमेंट x, तो अगर यहां पे तुम जीरो से चले होंगे और डिस्प्लेसमेंट x रहा होगा, या ऐसे क्यों लिखते हो x1 से x2 तक गया होगा, मैं तो ओरिजिन मान रहा हूं कि ओरिजिन चलते चलते x तक गया होगा जो भी है ना। शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? u रही होगी, बाद में वेलोसिटी v हो गई होगी। जरूरत तो ना जीरो करना है, रोकना थोड़ा ना, चले कि थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा। इसको क्या लिखोगे? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करोगे u से v तक, माइनस का k एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला है ना, इधर मास से मल्टीप्लाई कर लेना आप। मान लो मैं मास से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना मास से ना, एम के एक्स स्क्वायर। ये क्या है भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक देखो माइनस है, और ये आएगा भी माइनस में ही, क्योंकि पहले काइनेटिक ज्यादा थी बाद में कम थी। तो यहाँ चेंज इन काइनेटिक मतलब लॉस इन काइनेटिक किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? एक्स स्क्वायर का। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। के कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, टू तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो डेल्टा के का मतलब हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब लॉस है। पहले काइनेटिक एनर्जी थी 50 जूल, अब रह गई 40 जूल, तो चेंज का मतलब 10 जूल का तो लॉस हुआ ना। तो वो लॉस हमेशा किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा? एक्स। जितना आगे बढ़ेगा लॉस होता जाएगा एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा इंटीग्रल डिफरेंस का यूज करना है, कैलकुलस यूज होएगी यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई किसका है, देखे। ए मास ऑफ कैपिटल एम किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस स्प्रिंग स्ट्रिंग, सॉरी है ना, एक वेटलेस स्ट्रिंग है जिसका कोई वेट वगैरह नहीं है, उसके साथ एक मास कैपिटल एम सस्पेंडेड है। द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू displace it until the string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction। इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो और इसको खींच के यहां कहीं पे ले गए, सही है, और एंगल कितना बनवा दिया? 45 डिग्री। ऐसे कहीं पहुंच गई है ना ये स्ट्रिंग, सही है। हॉरिजॉन्टल बोला है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड विद द इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन इज। अब उस ऐप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस ऐप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या मैं स्ट्रिंग के लेंथ को एल मान लूं? सही है, एल माना तो ये जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? एल 1 माइनस कोस थीटा होता है ना, तो एल को एल तो माना ही था, 1 माइनस कोस 45 डिग्री। क्या इसको मैं √2 माइनस 1 बाई √2 लिख सकता हूं क्या? सही है, या 1 माइनस 1 बाई √2 रहने दो आप। यहां से रेस्ट से पकड़ा और वहां रेस्ट पे बिठा दिया,
यहाँ रेस्ट पे पकड़ा और वहाँ रेस्ट पे खींच के ले गए, यहाँ से खींचा और यूं लेग होल्ड कर दिया, पहले भी रेस्ट में बाद में भी रेस्ट में। तो और बाहर से एक और फोर्स लगा जो नॉन कंजर्वेटिव है, तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन मैकेनिज्म नहीं लगाऊंगा, कोई लगाना चाहे वो मत करना, आप लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाओगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। रेस्ट था, रेस्ट पे गिरा, कोई वर्क डन नहीं हुआ, नेट वर्क डन कितना हुआ? 0। तो हम लिखेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम W टोटल इक्वल्स टू डेल्टा के, डेल्टा के कितना? 0। वर्क डन कितना कौन कौन कर रहा है? ग्रेविटी, टेंशन फोर्स प्लस ये टोटल, भाई मैं इसको वापस सही से लिख रहा हूँ, कहीं तुम टी को टोटल समझ लो। यहाँ पे मैंने ऊपर टोटल लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स, इक्वल टू कितना हो गया? 0। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज ऑलवेज 0। क्यों? क्यों बताओ? देखिए, क्योंकि जब इस पार्टी को चला रहे होगे ना तो इसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रही होगी। बॉडी जब ऊपर सर्कल में जाती है तो वेलोसिटी और टेंशन फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो टेंशन फोर्स कभी वर्क डन नहीं करेगा। सही है। ये कितना करेगी ग्रेविटी? माइनस में करेगी, माइनस का mgh, और h कितना है? L √2 -1 बाई √2। चीज़ों को देखते जाना ढंग से ना। और प्लस का WF इक्वल टू कितना? 0। अब WF भी तो करना पड़ेगा, W थोड़ा चाहिए अपने को फोर्स चाहिए, तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है W पूछा है, W नहीं पूछा है ना, फोर्स पूछा है। हाँ तो बताओ भाई, इस फोर्स ने कितना काम किया? कितना किया बताओ? फोर्स यहां से यहां तक लगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां से यहां तक लेगा तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यही तो हुआ ना, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा सा फॉर्मूला होता है अपने पास, फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये कितना आएगा बताओ? L sin 45, ये L cos 45, तो ये L sin 45। तो मैंने लिख दिया F इंटू L sin 45 इक्वल टू कितना? 0। देखो मैं चीजें कट कर रहा हूँ फटाफट, L से L कैंसिल, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, बोलो क्लियर है क्या? और आपका आंसर दिख गया होगा mg√2 -1, कौन सा? डी ऑप्शन। सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। आगे समझ गए ना, आगे मैंने किया नहीं है, ये उधर जाएगा, mg√2 -1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन उठाया मैंने। ये क्वेश्चन मेरे को यूनिक इसलिए लगा इसकी वजह से, ये इतना सा कंसेप्ट, बाकी मैं नहीं उठाता। मैं ये सोच रहा था कि ऐप की वजह से बच्चे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कि उनको लगता है कि वर्क डन यहाँ से वहाँ गया, हमेशा वर्क डन होता है फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा लगाना था। ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के मल्टीप्लाई के सोल्व कर लो। और ये आपके मॉड्यूल के अंदर मोशन इन वर्टिकल प्लेन का लास्ट क्वेश्चन है, मोशन इन वर्टिकल प्लेन का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी ऑफ मास m एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 in time t1, the instant power delivered to the body as a function of time t। मतलब एक बॉडी है जिसका मास m है, वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है। मैं पहले साइड में लिखूंगा a क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। मैं न्यूटन्स की इक्वेशंस यूज कर सकता हूं, है ना, लिखते वक्त दोहराओ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट में न्यूटन्स की जो भी इक्वेशंस उनको यूज कर सकता हूं। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रही है और उसकी रेस से स्टार्ट हो गई, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 से v1 हो गई, कितने टाइम में? t1 टाइम में। तो एक्सीलरेशन तो सीधा सीधा निकल के आ गया, एक्सीलरेशन उतना है इसका, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। द इंस्टेंट पावर डिलीवर टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पावर W/T भी होती है। हम यहाँ v वेलोसिटी का कंसेप्ट आया तो हम इंस्टेंट वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, सबको पता है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। इंस्टेंट पावर इक्वल टू फोर्स इनटू इंस्टेंट वेलोसिटी। और एवरेज पावर पूछे तो फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी। यहाँ गड़बड़ मत कर लेना, है ना। मेरे से इंस्टेंट पूछा है तो मैं इंस्टेंट ही फोकस करूंगा, टी के टर्म में। इंस्टेंट का मतलब टी के टर्म में, किसी भी टाइम पे टी पे कब कितनी कितनी आएगी। ऐप को क्या मैं एम ए लिख दूं? एम ए सही है। इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या लिखूंगा? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v = 80 होती है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया एक्सीलरेशन कांस्टेंट है।
तो मैं यहाँ पे 80 लिख सकता हूँ, यहाँ कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ कोई गलती नहीं है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है ना, आप 80 मत लिख लेना, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं ये बार बार ये क्वेश्चन को इसलिए उठा के लाता हूँ कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कभी 80 लिख मत लेना। v को v रहने देना, इस एक को dv बाई dt लिखना, इस एक को dv बाई dt लिखना, कुछ अलग चीज मिलेगी आपको ना। लेकिन मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को हाँ बोला एक्सीलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ते 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 80 हुई होगी। अब सारा खेल खत्म, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू टी हो गया। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, v1 बाई t1 का होल स्क्वायर इंटू टी। कौन सा ऑप्शन? m v1 स्क्वायर t1 स्क्वायर इंटू टी है, यही हुआ ना, बी ऑप्शन। क्लियर है? ये भी आपके मॉडल में क्वेश्चन है, ये 2004 का क्वेश्चन है। मॉडल में पुराने क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं ना, अभी 2025 वाले तो नहीं डले हुए, थोड़े बेसिक क्वेश्चन है। पुराने वाले क्वेश्चन में क्वालिटी ज़्यादा है, पुराने वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे अब 2026 के अंदर। पुराने वाले क्वेश्चन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी, देखना ना। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से बस जो कर रहे हैं ना उन पे ज़्यादा काम करना। अब नहीं कि लेके बैठ गए, इतना कम टाइम नहीं है। अब तो खाली मॉक टेस्ट पे काम करते रहो, काम करते रहो, यूनिफॉर्म पहन के। वैसा जैसे हम वहाँ पे प्रेशर में काम करते ना, रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया, 25 क्वेश्चन उठाए सारे चैप्टर का, और देखो कितने क्वेश्चन 10 ही हुए। उस प्रेशर को झेलो कि वहाँ पे 10 नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए? जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कोई एक दिन ढूंढो, एक पेपर डाउनलोड किया कहीं से उठाया, PY को कोई सा भी 2020 का कोई पेपर उठाया जिसमें वो 25 क्वेश्चन आए होंगे, उसको उठा के और बैठ जाओ, वो टाइमर सेट करो, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने, 30 क्वेश्चन करने, जो भी आए। सर 15 ही हुए, अभी और ज़रूरत है। फिर कोई 2 मिला, इन 2 महीनों में यही काम करना है। और साथ साथ जो टॉपिक चल रहा है उस पर काम किया, रैंडमली कोई टॉपिक उठाया। 11 तो मैं पूरे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, इतना टाइम है, आराम से हो जाएंगे। और बस इसमें एक सर्कुलर मोशन का बचा है, सर्कुलर मोशन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 2024-25 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 23 में नहीं है, 22-21 में 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं और वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है? एट टाइम t इक्वल टू 0 ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 पे एक्सिस के अलोंग चल रहा है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम t। कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। सही है? फिर आगे क्या बोला है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ रखा है। जब भी काइनेटिक एनर्जी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो हमेशा पावर वो कांस्टेंट वाला जो कंसेप्ट है उसमें कांस्टेंट, अगर पावर को मैं कांस्टेंट मानूं तब भी ऐसा ही आता है। याद करो, देखिए अगर पावर कांस्टेंट है तो W बाई टी। सही है? W क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में रेस से चला था, रेस से चला था, कहाँ गया कहाँ गया? लिखा तो था अभी रेस्ट, स्टार्ट हो गया ना, ये रहा स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है, शुरू में ये थी, ये टी हो गई। आप कुछ चेक कर लो, ये रही काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम पे, PT इक्वल्स टू हाफ mv²। किसी भी टाइम टी पे जो काइनेटिक, अगर आपकी पावर कांस्टेंट दिख रहा होगा टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मैं सारे फॉर्मूले वापस वही आ गए जो आपने वहाँ किए है। कौन कौन सा? उस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा t की पावर 3/2, उसकी जो वेलोसिटी आएगी t की पावर हाफ, और उसका जो वेलोसिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। आपने लिखा x की पावर, x है 3/2 पे, वेलोसिटी है वो t की पावर हाफ। मैंने यहाँ क्यूब लगाया, यहाँ क्यूब लगाया, तो v की पावर क्यूब इज डायरेक्ट टू x आ गया। तो x जो है वो v की पावर क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब वही क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे, मतलब 3 डेटा तो याद कर लिए, 2 डेटा और याद कर लो। वो जो फोर्स है वो टी पे कैसे डिपेंड करेगा? जो डिपेंडेंट फोर्स की वो डिपेंडेंसी एक्सीलरेशन की। अरे वाह नहीं वाह, जो डिपेंडेंट फोर्स की वो डिपेंडेंसी एक्सीलरेशन की। तो 2 क्वेश्चन और बन गए, तो इसका मतलब अपने 5 क्वेश्चन बन गए। रिपीट होता है तो छोड़ के नहीं आना है भाई, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो छोड़ के नहीं आना है। चलो भाई अब यहीं से स्टार्ट हो जाओ। काइनेटिक एनर्जी क्या पूछा है वहां पे? फोर्स फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² इक्वल्स टू ct। सही है? ये लिखूंगा ना काइनेटिक एनर्जी, शुरू में तो 0 थी, किसी भी टाइम t पे इतनी थी। यहां से v² कितना आया बोलो? 2ct/m। v कितना आ गया? 2ct/m इंटू टी की पावर हाफ, ये रूट में। सही है? वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम? वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे? a इक्वल टू क्या होता है? dv/dt। इसका एक्सेलरेशन कर लो और डिफरेंशियल कर लो फटाफट। √2c/m, तो ऐसे कैसे? और t की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, हाफ आगे आएगा और t की पावर हाफ -1
माइनस का 1/2। आगे मैं सोन नहीं करूंगा, मेरा आंसर आ गया है। जो डिपेंडेंसी एक्सीलरेशन की वही डिपेंडेंसी फोर्स की। बोलो क्लियर है क्या? एक्सीलरेशन जो है वो टी की पावर माइनस हाफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी की पावर डिवाइड में हाफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब √2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ये प्रोसेस, बस ये छोटे छोटे, ये जेमेंस ये काम करवाते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस पूछता है। कैलकुलस यूज करवाएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिवाइड, प्रोपोर्शनलिटी, कौन घटा, कौन बढ़ा, कौन डिक्रीज हुआ, ग्राफ, ये छोटे छोटे कंसेप्ट। ये किसका आ गया भाई? कोलिजन का, है ना? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ए पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m मेक्स ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m। ये मास m है और ये मास 2m है। ये रेस्ट में है भाई, ये रेस्ट में, ये तो चलेगा तभी कोलिजन, इसको रेस्ट में मत पटक देना, नहीं वो टक्कर कैसी होगी फिर। और इलास्टिक कोलिजन हो रही है भाई, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट ही मान के चलते हैं। द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल ऑफ द कोलिजन। कोलाइडिंग पार्टिकल, टकराने वाला पार्टिकल, इस टकराने वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा भाई? मैक्स ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m। परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है? परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं है। और परफेक्ट इन इलास्टिक हो जाएगा। अच्छा वो सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं पूछा है, इसकी एनर्जी में लॉस पूछा है, वो तो बदलेगी बदलेगी, है ना? क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ लिया। कोलिजन तो इलास्टिक ही है, लॉस वो वाला नहीं बोल रहा है जो आपके हीट के फॉर्म में आएगा, ये बोल रहा है ये चलेगा, टक्कर करेगा, अपनी स्पीड इसको देगा, तो इसकी खुद ही एनर्जी तो कम होगी ना। ओवरऑल एनर्जी तो सेम रहेगी, ओवरऑल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। जैसे कि मैं चल रहा हूँ और जाके किसी से टकराया, तो थोड़ी बहुत एनर्जी उसको दूंगा तभी तो वो चलेगा, मेरी एनर्जी थोड़ी कम होगी, मिला के अभी भी उतनी है। ये उसकी बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं करवा चुका, इसलिए इसको दोबारा डाल के लाया। देखिए नींद आती रही थी, क्या होती है, ये पहले भी करवा चुका हूँ मैं, ये पहले भी करवा चुका हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया था, इसकी इनिशियल का एनर्जी हाफ m², उसको मैं परसेंटेज में करके लाया था, 55% के आसपास, 55.5 है, 56, वही क्वेश्चन है सेम, वो परसेंटेज में था और ये भी परसेंटेज लॉस में दे रखा है। यहाँ हो सकता है कि 56 नहीं आए, 56 नहीं आए, वहाँ मास कुछ अलग होंगे जो भी है। तो ये हाफ m² हो गई। अब जैसे कोलाइड करके ये कितने चलेगा, सबसे मेन चीज है कि ये कितने से चलेगा, ये जितने चलेगा वो ही उसका लॉस है। बोलो सही है क्या? अरे इसकी वेलोसिटी मैं निकाल लूं और इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, मैं कहूं तेरे पास काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, तेरे पास 20 जूल है, तो अब उसके पास कितनी बचेगी? 80, गायब कितनी हुई? 20 की। तो मुझे यही तो कैलकुलेट करना था, और इसके लिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था। बताओ क्या देंगे? 2m2u2, गलत, 2m1u1 डिवाइड में m1 प्लस m2, फिर यहां हम प्लस वगैरह लगाते थे, m1 माइनस m2 इंटू u2 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला, है ना? u2 तो 0 है। एक तरीका तो ये हो गया क्वेश्चन करने का। अब v2 निकाल लेना और निकाल के काइनेटिक निकालना, उस काइनेटिक एनर्जी में इस वाले काइनेटिक का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना, यही होगा ना? ठीक है। चेंजेस यही वो लॉस है, यही हाफ m v2², ये लॉस ही है, ये लॉस ही है। मैं फिर कर रहा हूँ, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तेरे पास टोटल एनर्जी 80 जूल 100 जूल थी, 100 में से 20 जूल ये है, तो तेरे पास कितनी बची? 80 जूल। तो 20 कहाँ गई? वही तो है 20 जूल। तो वो मैं लिख दूंगा हाफ m(v2)² डिवाइड में हाफ m(u²) इंटू क्या कर लूंगा भाई? 100। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा तरीका एनसीईआरटी में भी है, और पिछली बार जब मैंने 11th क्लास में टॉपिक करवाया था तो इस फॉर्मूले को मैंने करवा भी दिया था। मैंने कहा देखो अपने पास एक क्वेश्चन आया, शायद किसी बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन, तो अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसने पूछा, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन देखो जेईएमएस में भी आ रखा है, इसकी शानदार ट्रिक है, वो तुम हमेशा याद कर लो कि जब भी ये बॉडी से टकराएगी तो हमेशा इसके परसेंटेज में लॉस तुमसे पूछा जाएगा, और वो लॉस तुम्हें डायरेक्ट याद करना है 4m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और इंटू 100 लगा दो। इंटू क्या लगा दो?
100 लगा दो भाई, ये लो भाई, ये हो गया। ये शायद फ्रैक्शन में था, वो 100 में था कि कितना फ्रैक्शन तुम्हारी एनर्जी का लॉस होगा, कितना फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन तुम आराम से करोगे तो दो दो तरीके बता दिए। पहला तरीका ये था, ये पहली क्लास में हमने किया था। दूसरा तरीका जो लॉस का फ्रैक्शन आता है वो आता है 4m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 कितना दिया है m1 कितना दिया है m2 कितना दिया है 2m, और नीचे कितना हो गया 3m का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई ये 8/9, कितना हो गया ये 8/9। इतना फ्रैक्शन आपका लॉस में जाएगा। परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपल सा है, परसेंट निकालने के लिए ये फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना फ्रैक्शन आपका लॉस गया इनटू मल्टीप्लाई कर लो 100 से, और वही आपका क्या रहेगा आंसर। तो 8/90 को, ये तो फ्रैक्शन हो गया कि इतना फ्रैक्शन लॉस में जाएगा। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा 88 पॉइंट समथिंग है ना, तो 89 के आसपास बोल दो, पक्का यही आएगा ना। तो 88.88, तो 89 के आसपास आप आंसर कर लो। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, इसको ऐसे करना था। देखो नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका एफिशिएंसी का है, मैंने इसको देख के बस क्वेश्चन को ऐड किया। ये मॉड्यूल में पढ़ा है क्वेश्चन आपके ना, ये 2016 का है, और ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल के अंदर है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन से अभी। तो ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग ऑफ फैट लिफ्ट्स ए मास ऑफ 10 kg। एक आदमी है जो अपना वेट लूज करने के लिए ना 10 किलो का वेट उठा रहा है ना, वेट उठाते रहे ना, एक्सरसाइज करते रहते हैं, अप टू ए हाइट, ये क्या लिखा भाई, ऑफ 1 मीटर, अच्छा 1000 टाइम्स, 1 मिनट उठाता है 1000 बार, तो उसने कितना काम किया होगा, उसने कितना काम किया होगा, उसने वर्क डन किया होगा mgh इंटू एन टाइम्स, सही ना, उसने इतना काम किया होगा। तो m की वैल्यू कितनी 10 किलो का मास उठाया, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं ना, कहीं लिखा होगा 9.8, h कितना है 1 मीटर, और 1000 बार है ना, तो उसने वर्क डन किया है 98123 जूल। बोलो सही है क्या, कितना जूल उसने वर्क डन किया। एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। ये करा है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी ना, जब भी ये काम कर रहा है वो डिसिपेट हो रही है, देख लो यहाँ बोला है ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, मतलब अपना फेट बर्न कर रहा है ना, तो नीचे ला रहा है ऊपर ला रहा है, तो पोटेंशियल भी कम ज़्यादा हो रही है, अपना फेट भी क्या कर रहा है बर्न कर रहा है। और जब फेट बर्न कर रहा है ना, तो उसका फेट उसको एनर्जी दे रहा है, उसकी पोटेंशियल आ कहाँ से रही है, वो वेट को उठा क्यों पा रहा है, ये क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है। वो वेट को इसलिए उठा पा रहा है क्योंकि उसका जो फेट जमा हो रहा है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वही एनर्जी उसको काम करवा रही है। लिखा तो उसने वेट लूज करेगा तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो एनर्जी उसके फेट से आएगी। अब कह रहा है कि हाउ मच फेट विल ही यूज अप कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप, लिफ्टेड है ना, जो वेट को उठाता है तो बताओ कितना जो फेट है ना आपका वो वर्क डन करने में कंज्यूम हुआ, मतलब फेट को मास में बताना है कितना फेट उसने खर्च किया, 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी यहाँ पे आ रहा है, बहुत कम किया, किलो तो ज़्यादा ही बोल दिया ना, ग्राम में किया होगा ना, सब चीज़ें ग्राम के आसपास आ रही है, इतना ग्राम उसने फेट को एनर्जी में कन्वर्ट करवाया। फेट सप्लाइज 3.8 टाइम्स 10⁻⁷ जूल पर केजी। 1 kg फेट अगर जलेगा, 1 किलो फेट अगर खत्म होगा तो इतनी एनर्जी देगा 3.8 इंटू 10⁻⁷ जूल। क्लियर है? लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसी 20% ही है भाई, तो टोटल काम इतना नहीं किया, टोटल काम इतना नहीं किया, इतना करना चाहिए था, इसका 20% निकालो, इसका 20%, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड डिवाइड में इनपुट, सही है, इनपुट। तो अब आपने कहा कि सर एफिशिएंसी कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा भाई 20/100 मतलब 1/5 बोल दूं क्या, कितना हो गया 1/5, क्या हुआ, अच्छा कर भी लिया,
चलो ठीक है भाई, इसने कैलकुलेट कर लिया, तो डब्ल्यू रिक्वायर्ड कितना हो गया? पक्का सही किया ना, तूने बोला इसलिए मैंने किया, मैंने मेरी कैलकुलेट थोड़ी कम कर दिया ना। इसको सोल्व करके उसको करना चाहिए था इतना, लेकिन आया कितना? 19,600 जूल। ठीक है, जबकि 98,000 वर्क डन करना चाहिए था, लेकिन काम का कितना है? 19,600 जूल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आएगा। अब इसका मतलब समझा, ये आपका वर्क डन हो गया, इतना वर्क डन उसने किया है, इतना वर्क डन उसने किया, और ये वर्क डन करवाया होगा उस फेट ने। अब वो फेट क्या करे ढंग से देखना, 1 किलो फेट जलेगा तो इतनी एनर्जी देगा, और आपने काम किया उतना, आपने काम किया उतना। ठीक है, ये 10⁻⁷ आया है, तो वो वैल्यू कम कैसी आ रही फिर भाई? चलो वो तो ज़्यादा है। अब देखो 1 किलो फेट जलेगा तो इतना देगा, इसका मतलब फेट तो 1 किलो से बहुत कम जला है। समझ में आ गया होगा? इतनी एनर्जी आपको करनी पड़ी, इतना काम किया, इतना काम किया तो फेट बहुत कम जला होगा। अब बताओ कैसे करोगे? तो टोटल फेट कितना जला होगा? अगर मैं 1 किलो फेट जलाऊंगा तो इतनी एनर्जी, और इतना वर्क डन करूंगा तो कितना फेट? तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? इसको कैसे लिखोगे? अगर 3 × 10⁸ × 10⁻⁷ जूल वर्क डन करवाओगे तो कितना फेट भाई? 1 किलो। अगर 1 जूल वर्क डन करोगे या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो 3.8 × 10⁻⁷ जूल। बोलो क्लियर क्या? और मुझे वर्क डन करना था या किया मैंने कितना? इतना। तो कितना फेट मेरा बर्न हुआ? वो हो गया 19600 डिवाइड में 3.8 × 10⁻⁷। बोलो क्लियर है क्या? ये यहाँ से इसको सोल्व करोगे अब आप, और सोल्व करने पे जो आंसर आएगा उस पर टिक करोगे। एक बार देखो सोल्व कर लो, क्या हमने ये सारी चीज़ें नॉर्मल सही लिखी है क्या? 20% जो है वो अपनी एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी क्या होती है हमेशा? उसने कहा है कि 20% एफिशिएंट है, और आप अगर उसको अप डाउन करोगे तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन 20% के बराबर है। मुझे लग रहा है शायद मैंने डेटा गड़बड़ कर दिया, बताओ कैसे देखे? ये 98,000 जो है ना, ये एक्चुअल में आपका टोटल वाली वैल्यू है कि या फिर काम वाली वैल्यू है? क्योंकि मैं टोटल जब उठा रहा हूं उसको ले जा रहा हूं तो टोटल वर्क डन हुआ ना। ये इनपुट हुआ कि आपका आउटपुट हुआ? बताओ देखिए, बाकी तो आंसर आ गया। ये टेक्निक ऐसे करनी है आपको। हम थोड़ा डेटा ये पढ़ लेते। 20% एफिशिएंसी है, 20% एफिशिएंट है, और मैं 1000 बार उसको अप एंड डाउन कर रहा हूं, तो मैंने टोटल वर्क इतना किया होगा ना, टोटल वर्क इतना करना पड़ेगा। तो ये टोटल वर्क डन किया, तो क्या ये मैंने जो लिखा है ये एक्चुअल में 20% के बराबर है कि 80% के बराबर है या 100% के बराबर है? सॉरी, क्योंकि मैंने वहां लिख तो दिया कि एफिशिएंसी इक्वल टू द रिक्वायर्ड डिवाइड बाई इनपुट, और 1/5 किया आपने, है ना? 1/5 किया। इस 1/5 का मतलब ये कि अगर ये 5 है तो एक काम की चीज है, अगर ये 1 है तो इनपुट पे 5 किया होगा, मतलब इससे 5 गुना काम किया होगा। ये mgh है। फिर भी एक बार इसको सोल्व कर दे, क्या आंसर आ रहा है? इनमें ढूंढो फटाफट, देखिए बी ऑप्शन आ रहा है क्या? जल्दी करो, फास्ट देखिए। 10⁻⁷ है, 2 जीरो तो वैसे कैंसिल हो गए, और 196 में आप 3 पॉइंट का डिवाइड करो, क्योंकि मेरे को जहां तक 10⁻⁻³ तो मुश्किल है शायद। आ रहा है क्या? कितना आ रहा है बोलो जल्दी फटाफट देखिए। फिर इसका मतलब वहां पे 19,600 नहीं आएगा। फिर हमने जो डेटा पढ़ा है ना थोड़ा गलत पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि लोअर्स करने पे एनर्जी आपकी डिसिपेट हो रही है, तो ये वर्क डन जो किया है ना वो टोटल वर्क डन किया है। क्या कह रहा है? हाँ तो mgh तो बोला है मैंने, फिर डाउन वाले तो डबल थोड़ी ना काउंट किया है। mgh एक तरफ का ये हो गया, ऊपर ले गया, फिर नीचे काउंट किया, फिर ऊपर ले गया mgh, तो उसी को काउंट किया है मैंने। 1000 बार ऊपर लिफ्ट किया ना मैंने, डबल 2 से थोड़ा ना मल्टीप्लाई किया है। अरे आया नहीं समझ में? 2 बार वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसे लेके गया, फिर नीचे लेके गया, फिर लेके गया, तो एक बार में डबल काम होगा ना। तो मैंने एक ही तो काम अकाउंट किया है, केवल कौन सा वाला? mgh वाला। उसको मत देख, तो इसको देख, इस आंसर फटाफट देखे। वो तो काम मैंने बिल्कुल परफेक्ट किया है। यहाँ यूँ मत समझना कि ये सर ने डबल यहाँ डबल से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, मैंने mgh से मल्टीप्लाई किया, एक बार लिया mgh को।
कितना आ रहा है 0 पॉइंट। तो इसका मतलब है ये 8,000 जो है ना, तो वहां पे 19,600 नहीं आएगा। मतलब आपका मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, 98,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो। इनपुट में आपने कितना दिया, ये तो एफिशिएंसी आ गई जहां तक उठाने में काम में आ रही है। तो अब मुझे आप बता दो कि इनपुट के अंदर या जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी जो जलाने में काम में आएगी वो कितनी आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना 4,000, 4,90,000। सही है, ये लो। तो अब यहां पे आप पुट करो 491,234। अब इसमें डिवाइड करो 3.8 इंटू 10⁻⁷। अब मुझे फटाफट आंसर बता दो क्या आएगा, जल्दी करो फटाफट। देखिए अब तो आंसर आ जाना चाहिए, बाकी फिर देख लेना है ना, घर पे एक बार ट्राई कर लेना इसको। जल्दी करो फटाफट। देखिए अब आ जाना चाहिए। देखो 4 जीरो तो सीधे सीधे कट गए। 49 में 3.8 का डिवाइड करो ना, आ तो रहा है 12 पॉइंट समथिंग। अरे 3.8 को लगभग 4 माना मैंने, और 4 को मैं 49 से डिवाइड करूं तो आ गया ना। तो मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करी अपन ने पढ़ने में, ये जो वर्कडन है ध्यान रखना, ये जो वर्कडन है ये कौन सा है, ये जो वर्कडन है अप डाउन करने वाला। और जो एफिशिएंसी है इसका मतलब आपके रिक्वायर्ड जो वर्कडन है ना वो हमें ये दिया हुआ है, ये रिक्वायर्ड वर्कडन अप डाउन करने में इतना चाहिए। एक्चुअल में तुमने कितना यूज किया, ये तो अप डाउन करने के लिए आ गया, ये तो रिक्वायर्ड हुआ ना, ये तो रिक्वायर्ड हुआ। एक्चुअल में ज्यादा एफर्ट लगाया होगा तुमने, उठाने के लिए चाहिए 10 जूल 20 जूल, लेकिन थोड़ा सा बोला कि सर उठाते वक्त मुझे और ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो ज्यादा काम किया होगा आपने। तो कह रहा है कि इनपुट में टोटल कितना काम किया होगा, तो इनपुट में हमने इतना किया है, और ये था केवल रिक्वायर्ड वाला। ये कौन सा था, रिक्वायर्ड वाला। तो इनपुट के लिए आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया इनपुट में, मतलब आपने टोटल इतनी एनर्जी खर्च करी थी, उसमें से ये एनर्जी फेट को जलाने में काम में आ रही थी, इतना था, मतलब अप डाउन करने में काम आ रही थी। तो टोटल तो फेट यही जलवा रही है ना। अरे ऊपर नीचे उठाने में इतना काम आ रही है, फिर बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में या कुछ और चीजें हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक मशीन है, उस मशीन को चलाना है, वो मशीन की एफिशिएंसी 20% 50% है। 50% का मतलब क्या हुआ, मैं दूंगा 100 जूल, वो काम मिलेगी 50 जूल। 50 कहाँ गया, फ्रिक्शन खा जाएगा। तो वैसे ये करें कि अप डाउन करने के लिए, केवल अप करने के लिए, डाउन करने के लिए जो भी है 98,000 चाहिए। और तो ये तो आपका वही हो ना, केवल अप डाउन करने के लिए एफिशिएंसी 20% है, तो इसका मतलब आपको बाकी और काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो टोटल फेट को खत्म करने के लिए इतनी एनर्जी और अप डाउन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए बस। तो उसके अंदर डिवाइड किया, इतना फेट आपका बर्न होगा भाई, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, और कितने क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं भाई। पहले इसको कंप्लीट करो देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है, क्या क्या चीजें, कोई फ्रिक्शन वगैरह है क्या, एक बार देखो। देखिए पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, देखो। क्योंकि जनरली ऐसा जब भी कोई ब्लॉक बनाएगा ना, पार्टिकल यहाँ से चल के आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन बना देगा, यहाँ फ्रिक्शन बना देगा। क्या क्या लगाना है अपने को, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी काम करेगी, उसके बाद फ्रिक्शन सब जगह काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेंगे। पहले जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन को खत्म करो। ए बॉडी ऑफ मास स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज एट। एक पार्टिकल जो है रेस्ट से चला है और एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है, इस तरह से वेरी कर रही है। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक बार देखिए, ए स्क्वायर इंटू एस। सही है, फिर तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि न्यूटन की इक्वेशन क्या कहती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a(s). तो पक्का ये मेरा एक्सीलरेशन है, दिख गया होगा आपको, ये एक्सीलरेशन है। बोलो सही क्या, आगे बाद में देखें क्या है। वेयर ए इज ए कांस्टेंट, ए एक्सीलरेशन है, एक कोई कांस्टेंट है, एंड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, एंड कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट, and s is the distance covered by the body।
द टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द, बस ऑल फोर्स आते समझ जाओ आप, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर स्टार्ट ऑफ द मोशन, मतलब मोशन के 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्टिंग, वर्क डन कैलकुलेट करना है, शुरू के 1 सेकंड में उसने कितना वर्क डन किया। मैंने कहा वर्क डन करने के 2 तरीके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। फोर्स कांस्टेंट है क्या, अब मेरे पास 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, यहाँ से एक्सेल से निकालूंगा, फिर एक्सेल से करके फोर्स कैलकुलेट करूंगा, फिर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स कांस्टेंट तो करूंगा मल्टीप्लाई, कांस्टेंट नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि ये जब भी दिख जाए ना, इसका मतलब ये तीसरी वाली इक्वेशन को फॉलो करिए, वो रेस से चला होगा, तो इसका मतलब मेरा एक्सीलेशन जो है देखना 2 एक्सीलेशन किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, बोलो सही है क्या, मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां से मेरा एक्सीलेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, और एक्सीलेशन मेरा कांस्टेंट, ध्यान रखना क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने इक्वेशन से बनाया है, उस इक्वेशन से एक्सीलेशन कांस्टेंट है, तो फिर तो फोर्स भी कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। फोर्स कितना आ जाएगा, एम इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मतलब एक्सीलेशन कितना है, ए स्क्वायर बाई 2, ये गलती मत कर लेना, यही आपका आंसर है। फर्स्ट सेकंड में बोला ना, बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड के लिए टी कीजिए, कितना पुट कर देना, ए पुट कर देना 1, और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 2 ये हो गया 1/8 एम ए की पावर 4, यही ऑप्शन में था भाई, और बाकी कुछ दिया नहीं है। मास आपका जो है वो एम मान लिया हमने, या कहीं कहीं देना चाहिए ना, ए बॉडी ऑफ मास एम देना चाहिए, क्योंकि बिना एम के हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैंने इसका ऑप्शन डाला भी नहीं, ये 2018 का है, और बिल्कुल सिंपल सा था, इसका ऑप्शन 1/8 एम ए की पावर 4 रहेगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, इसका मैंने फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, फिर तो यही बचा हुआ आपका। सर कल वाले भी डाले थे मैंने, वो कहाँ गए भाई, खो गए, पता नहीं खो गए होंगे। देखो सर्कल के भी डाले, इसका मतलब क्वेश्चन आए ही नहीं। ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स लोंग द यूनिफॉर्म रफ ट्रैक पी क्यू आर, पी क्यू आर एक लंबा ट्रैक है, उस पर वो मूव कर रहा है। एस ऑन द फिगर द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इज म्यू, पूरा रफ है क्या, पूरा रफ है, कितना दिया है, म्यू दिया है ना, यहां से लेके वहां तक जा रहा है। द पार्टिकल रिलीज, पार्टिकल को रिलीज किया, पार्टिकल को रिलीज किया फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम द टॉप पॉइंट पी, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट आर, फिर से रेस्ट में आ गया, टोटल वर्क डन तो 0 हुआ, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो इसका मतलब वर्क डन कौन कर रहा होगा, एक तो फ्रिक्शन कर रहा है, ग्रेविटी करेगी, ग्रेविटी चला रही है और फ्रिक्शन रोक रहा है, ये काम हो सकता है। फिर क्या बोला है, रेस्ट और द एनर्जीज लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर, यहां पे एनर्जी लॉस्ट हो रही है ऑफ द ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू, पी क्यू से क्यू आर तक। अच्छा, डायरेक्शन चेंज करने में कोई लॉस नहीं हो रहा भाई, कई बार हमें लगता है कि डायरेक्शन चेंज करने में लॉस होता होगा ना, डायरेक्शन चेंज करने में कर लेते हुए डायरेक्शन चेंज करने में भी थोड़ा काम किया होगा, तो डायरेक्शन चेंज करने में कोई लॉस नहीं हुआ है, और जो एनर्जी में लॉस हो रहा है ना, वो यहां पे और यहां पे क्या है, बराबर है। लॉस कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन यहां जो लॉस करवाएगा वो यहां लॉस का बराबर है, दो लिखते था ना पॉइंटों को, यहां वर्क डन जो किया फ्रिक्शन ने वो उतना ही यहां पे किया, सही है। फिर और क्या आया, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू एंड द डिस्टेंस एक्स आर रेस्पेक्टिवली, एक्स और म्यू की वैल्यू निकालनी है भाई आपको। सबसे पहला काम फटाफट, डब्ल्यू टी वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के 0 कर दूं डायरेक्ट, हाँ भाई वर्क डन करो फटाफट, देखिए ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेगी, डायरेक्ट एम जी लिख दूँ, ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो एम कुछ दिया था कि एम देख लेना, एम जी, एच कितना है 2 मीटर, सही है, एम जी एच। और अब फ्रिक्शन फोर्स बताओ फटाफट, देखिए फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना करेगा बोलो, माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा कितना दिया है 30 डिग्री,
इंटू एक्स कितना भाई, ये कितना बताओ, ये 2 है, ये 30 है, तो ये 4 मीटर हुआ, सही है ना। कोस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है, सॉरी साइन थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ से मैंने 4 लिख दिया भाई। और बोलो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस का म्यू एम जी इंटू एक्स, है ना। एक्स देखो लिखा है क्यू आर, तो क्यू आर को एक्स मानना अपने ना, इक्वल टू कितना 0, सही यहाँ तक। अब आगे क्या करोगे बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर ही है, बराबर ही है ना। अरे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, बराबर। उसके उसने बोला भी था, देखो यहाँ पे क्या बोला था, कहाँ पे वो, द एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल ओवर द पार्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द ट्रेक आर इक्वल टू ईच अदर। अब पूछा क्या क्या है, एक तो आपका म्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में दो चीज अननोन है, एक एक्स अननोन है, एक म्यू अननोन है। एक्स को तो मैं ऐसे निकालूंगा, इन दोनों को बराबर करूंगा साइड में, म्यू एम जी कोस 30 डिग्री इंटू 4 बराबर म्यू एम जी इंटू एक्स। बोलो सही क्या, म्यू एम जी से म्यू एम जी को उड़ाना, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2√3 मीटर। अभी चेक कर लेंगे उधर जो भी है ना, म्यू एक्स आ गया तो फिर तो म्यू भी आ जाएगा ना। अब इसे एक्स को इसमें पुट कर देना, म्यू निकाल लेना। एक बार आंसर चेक कर लेते, ये इमेज खा गया तो फिर आगे सोल्व ही नहीं करेंगे ना, यहाँ ऑप्शन डाले तो होंगे मैंने, ये सोल्व भी करना पड़ेगा। तो कितना है 2√3, बोलो 2√3 कितना है फटाफट देखें, कितना 3.46। चालाकी हो गई भाई, ये भी आंसर है तो ये भी, मतलब ये भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना, इन दोनों में से एक आएगा। अब तो आप आगे खुद कर सकते हो, उस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर लेना, एम जी कट जाएगा, एम जी कैंसिल हुआ, 2 माइनस म्यू इंटू √3/2, तो ये आ गया। और इधर कितना आ गया, ये म्यू इंटू एक्स की वैल्यू 2√3 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई 2 इक्वल्स टू 4 म्यू इंटू √3, सही है ना, अरे सही है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से 2 गया, तो म्यू की वैल्यू √3/2, सही है ना। √3/2 कितना हो जाएगा, कितना 1.7 में 2 का डिवाइड करें तो, करो करो फटाफट देखिए, या तो गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं, फिर आंसर मैच ही नहीं खाएगा ऐसे तो। क्या हुआ 1/2√3 आएगा। अच्छा ये भी देखो कितना भाई, मतलब फास्ट कैलकुलेशन में इतनी नॉर्मल गलतियाँ। म्यू इक्वल्स टू 1/2√3, 1/2 इंटू 1.7, ये हो गया 3.4, अप्रोक्सीमेट कितना 0.2 के आसपास, है ना, अप्रोक्सीमेट कितना 0.2 के आसपास। अरे इसको मैं ऊपर 10 मानूँ तो इसको 34 मानूंगा, ऊपर 100 मानूंगा तो इधर आपका जो भी है डेटा लिखोगे, तो अगर मैं इसको 100 से कराऊँ तो 0.2 के आसपास जाएगा ना, तो 0.2 के आसपास जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, वो पूरा डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन आया कब था, मेरी ये समझ नहीं आई, 2016 में, मतलब पूरा ही सोल्व करो उसको, है ना। तो 3.5 तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो एग्जैक्ट तो नहीं जाएगा ना 0.2, तो पूरा कंप्लीट जाएगा ना, आंसर ए है भी देखो यहाँ पे ना डला हुआ है ना। तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.2 तो आ ही नहीं रहा ना एग्जैक्ट है, 0.29 भी तो जा रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।